गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तंवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत जिस तरह से आज़ादी के बाद ग्रोथ किया है, जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, इस पूरी डेवलपमेंट के दौरान पिछले 70 सालों के दौरान भारत लगभग दो हिस्सों में बट गया है। आप कह सकते हैं कि एक ग्रामीण भारत है, एक जो बहुत ही मेट्रो सिटी जिसको हम लोग कहते हैं शहरी भारत है। इन दोनों की ग्रोथ अलग अलग तरह से हुई है। जो अपना ग्रामीण भारत है या आप कहिए छोटे शहर है, वहाँ के बच्चे उतना डेवलप नहीं कर पाए जितना कि मेट्रो सिटीज़ के बच्चे कर पाए हैं। उनकी शिक्षा में फ़र्क है। और अगर हम लोग बात करें सरकार में सहयोग करने की, हम लोग बात करें प्रशासन में कितने जो कर्मचारी होते हैं वो लगते हैं, तो एक आंकड़ा बहुत ही अलग पैमाने पर जाता है। शहर के बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलती है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर पाते हैं। इसी गैप को दूर करने का टारगेट लेकर एक आदमी ने अपना सफ़र शुरू किया आज से 13 साल पहले। मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के मेहमान श्री परिमल कुमार जी का, जो कि ICS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिछले 13 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा छोटे शहरों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने में हेल्प की है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूं हेल्प, तो इसका मतलब सिफारिश से नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने वो तरीके सिखाए हैं, वो पढ़ाई उनको कराई है, जिसकी वजह से वो जो टेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, उसको वो क्रैक करने में सफल हुए हैं। और अपनी तरह का एक अनूठा अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। आज हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ICS के बारे में कुछ बताइए। ICS सर एक कोचिंग सेंटर है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस दौरान हम लोगों के सामने कोई मार्गदर्शन था ही नहीं कि हम लोग अपना करियर कैसे बनाएं। हम लोगों ने जो बचपन से सुना था और जो स्कूलों में और हर जगह पर सुनते थे, भाई उसकी तो सिफारिश है, उसको तो MLA जानता है या MP जानता है, या उसका जो कोई नेता जानकार है तो वे लोग तो सिलेक्ट हो जाएंगे, या उनका कोई रिश्तेदार अफसर है तो वे सिलेक्ट हो जाएंगे, या कुछ पैसे दे करके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों के सामने क्लियर टारगेट नहीं था। मेरा एक दोस्त मुझे जो है दिल्ली लेकर के गया, वहाँ गया, मैं तैयारी की, पढ़ाई की, और वहीं पर मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का मौका मिला। और मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे हम लोगों को नहीं पता, वैसे ही किसी को भी नहीं पता, और सरकारी नौकरी चाहता हर एक आदमी है, और हर एक आदमी सिफारिश के चक्कर में, जुगाड़ के चक्कर में घूमता रहता है। तो मुझे लगा कि अगर अपने क्षेत्र में इस तरीके का जो है ये काम किया जाए तो ये काफ़ी सफल होगा। और मेरा वो अनुमान आज बिल्कुल सही है। और इस प्रकार की जो है, अब क्या कहें, एक तरक्की का जो है मामला बहुत बड़ा बना है उसके बाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 13 साल पहले एक सिंगल इंस्टीट्यूट से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरह से लोग आते गए और जिस तरह से कामयाबी इनके इंस्टीट्यूट को मिलती गई, उसके बाद आज की डेट में 400 से ज़्यादा ब्रांचें, अगर मैं सही कह रहा हूं परिमल जी, 400 से ज़्यादा ब्रांचें पूरे भारत में इनकी बन चुकी है। सर, ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको लोगों से मिला, या आप कहिए छोटे शहरों के बच्चों से मिला जी, कि 1 से आप 400 तक पहुंच गए? जी, देखिए जो है ना, सरकारी नौकरी भारत में जो है अफीम लगा लो, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पूछो मत। हर एक आदमी ये सोचता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी सरकारी नौकरी लग जाए। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पर जो वो मार्गदर्शन है, तो वो मार्गदर्शन उस प्रकार से मिलता नहीं है। अब वेरी सॉरी टू से, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चे जो है जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, अपने नंबरों पर फोकस करते रहते हैं, नंबर ले भी जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता चले कि करियर में क्या क्या ऑप्शंस है, वो कैसे कैसे अपना करियर बना सकते हैं, और फिर वो कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, हम भी तो स्कूल में, कॉलेजेस में हर जगह गए, तो इस प्रकार की सुविधा थी ही नहीं। तो जब हमने बच्चों को ये बातें बताई और ये सारी बातें जो है हम लोगों ने किसी मुकाम तक पहुंचाई, तो उसके कारण जो है ना, बच्चों के अंदर जो ये विश्वास बनता गया। और पढ़ाई को हमने इस प्रकार से बनाया, इतना आसान बनाया कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पढ़ाई करके, तैयारी करके सेलेक्ट हो गया, सफल हो गया। तो उसके चलते जो है माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा फैली कि अब बस आप पूछिए मत, कि चारों तरफ जो इस प्रकार का बात बन गई, और ये डंका लगातार बजता चला गया। आप इसको कोचिंग सेंटर कह सकते हो, मगर ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। 400 ब्रांचेस का मतलब ये है कि अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग शहरों में एक एक ब्रांच है, और हर ब्रांच में सैकड़ों स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। सर, आपने बताया था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन आज तक पिछले 13 सालों में आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ है। अधिकतर बच्चे जो ना, जो बच्चे हमारे पास आते हैं और जो पढ़ते हैं,
तो मैं कहूँगा कि वे सभी लोग लग जाते हैं जो लोग जो है सही से तैयारी करते हैं, सही से मार्गदर्शन लेकर के पढ़ते हैं। देखिए माइंड सेट होता है बच्चों का, और आज के टाइम पर इस माइंड सेट के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, जिसको देखो वही ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नेगेटिविटी फैलाने पर लगे रहते हैं हर एक आदमी हर टाइम पर। तो एक माइंड सेट होता है, एक होता है पॉजिटिव माइंड सेट और दूसरा होता है नेगेटिव माइंड सेट। हम लोग पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बच्चों को बताते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप एक जरूर जो है सफलता के रास्ते पर पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो है ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। देखिए बहुत सारी गड़बड़ होती है, परफेक्ट कुछ नहीं है। तो परफेक्ट कुछ नहीं है, तो इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग परफेक्शन की आस में बैठे रहे तो सही बात नहीं है। तो हम लोग जो है ना जैसे इस इम्परफेक्शन से हम लोग कैसे अपना काम चलाएं और कैसे हम सफल हों, तो इस बात के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। परिमल जी, बड़ा एक चैलेंजिंग नहीं होता होगा, क्योंकि नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स की है, लेकिन आप पढ़ाई करा रहे हैं एक, तो उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं? सर ये अलग अलग डिपार्टमेंट चाहे जो भी हो, वो सारी चीज़ों के अंदर वही चीज़ें आती है, वही सब्जेक्ट हैं। मैथ आता है हर जगह, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, हरियाणा जीके आता है। कहीं हरियाणा जीके कम आ गया, कहीं ज़्यादा आ गया, कहीं जीके कम आ गया, कहीं ज़्यादा आ गया, कहीं मैथ्स कम आ गया, कहीं ज़्यादा आ गया। घूम फिर करके एक लिमिटेड पढ़ाई है, उस लिमिटेड पढ़ाई में से अगर उसको सही से तैयार करके जाते हैं तो पास होने लायक नंबर वहां से मिल जाते हैं और बच्चा सफल हो जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्कि अच्छी बात है कि आप एक ही पढ़ाई कराते हैं, तो जो बच्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है वो दूसरे के भी एग्जाम दे सकता है? अभी आज मैं जो है ना बात कर रहा था गंगानगर ब्रांच की, तो गंगानगर ब्रांच के जो ऑनर हैं उनकी वाइफ वो 12 टेस्ट पास करके बैठी हैं। अभी जॉब नहीं मिली है, और जॉब लेकिन जो है ये रास्ता होता है, यही होता है तैयारी का रास्ता। एचटेट कई बार पास है, सीटेट कई बार पास है, रीट पास है, पीटेट पास है, टीचिंग के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये टीचिंग के अलग अलग जो है, तो एक एक बच्चा ऐसा होता है कि वो 20-20, 25-25 सिलेक्शन ले जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो बच्चा तैयारी करता जाता है, फॉर्म भरता है। तो जब तक एक फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचता तब तक बहुत सारे रास्ते प्रोसेस में होते हैं। ये पता ही नहीं होता कि किस में लग जाएंगे, किस में नहीं लग जाएंगे। मैं तो हर एक बच्चे को बोलता हूं कि पढ़ते जाओ लगातार। जब तुम पढ़ोगे तो दो बातें बढ़ेंगी, या तो नॉलेज और या तो स्पीड। अब नॉलेज बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, जो भी काम है दोनों काम आने हैं। और तो इस तरीके से बच्चे लगातार पढ़ते जाते हैं और तैयारी करते जाते हैं और एग्जाम भरते जाते हैं। लोग इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने सरकारी जॉब की तैयारी की है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बड़ा है, उसकी नॉलेज भी बढ़ी है, तो वो अगर सरकारी किसी वजह से नहीं भी मिल पाती तो प्राइवेट सेक्टर में बड़ा अच्छा ग्रो कर सकता है। सर हमारे पास जो है ना जो बच्चे पढ़ के गए हैं, तो वे लोग जो है ना जैसे जिंदगी में कहीं ना कहीं अप्स और डाउन्स और वो सारी बातें करके इतनी बातें हम बच्चों को सिखा देते कि वो नाकामयाब बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर वो चाहता है कामयाब होना, वो जिंदगी में रास्ते ढूंढ सकता है, ऑप्शंस ढूंढ सकता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। भारत में अपॉर्चुनिटी इतनी है, बस पूछो मत। जैसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो तो फिर क्या करें, कुछ है ही नहीं करने को। यहां पर तो है ना इतना मौका, यहां पर तो हर जगह पर तो मौका है। अच्छी पढ़ाई कहां पर अवेलेबल है, अच्छी जो है मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है जैसे कभी भी कुछ मिठाई खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आप कितनी श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। तो आप जो है ना शुद्धता के साथ काम करिए, तो भारत में आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, तो भारत में इतनी अपॉर्चुनिटी है, बस पूछो मत। आप जहां पर अच्छे तरीके से काम करेंगे वहीं पर आप झंडा गाड़ सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ बात आ रही है, अफवाहें फैल रही है कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएगी, अगले 10 साल के बाद शायद गवर्नमेंट जॉब ना बचे। ये जो है ना 2000 में जब मैं पढ़ने गया तो 2000 में एक बहुत बड़ा सा वो आया था, इकोनॉमिक्स टाइम्स में फ्रंट न्यूज थी कि नहीं रहेंगी 2 लाख सरकारी नौकरियां, ऐसा आया। एसएससी के अंदर तब क्या किया गया था कि कंप्यूटराइज जो है हो रहा था डिपार्टमेंट। अब जैसे पहले आदमी बैठे थे 50 और अब बाद में आ जाएगा उसके ऊपर कंप्यूटर। तो बहुत लोगों का ये कहना था कि वहां से जो है आदमी कम हो जाएंगे और फिर 50 आदमी का काम एक आदमी करने लगेगा। अब मेरा कहना इस बात के ऊपर है भाई साहब कि जो ये डिपार्टमेंट है ना, ये जो बाकी चीजें हैं, ये घटी नहीं है, बढ़ी है। पहले पढ़ने के लिए कितने लोग जाते थे, जैसे हमारे दादाओं का टाइम बात करें तो उस टाइम पर या तो स्कूल होते ही नहीं थे गांव में, 2-4 गांव में एक आधा स्कूल होता था, वो 2-4 गांव में एक आधा स्कूल, उसमें एक आधा टीचर, एक आधे टीचर के पास। अब हर गांव में इतने टीचर हैं। तो ये पिछले जो है 20-30 साल का जो ये बात बोलते हैं कि घटा है, घटा नहीं, बढ़ा है। हर जगह पर टीचिंग है और हर जगह पर लोग जो पढ़ रहे हैं। और ये अब हर एक फील्ड में, अब मेडिकल की बात करो, पहले एक अस्पताल होता था, अब 10 अस्पताल है। हाँ, 10 अस्पताल में जी। अब जो कहीं पर पीएचसी खुल रहा है, कहीं पर और जो है सब जो उस प्रकार से खुल रहा है। पहले कितने मुकदमे होते थे, अब आज कितने मुकदमे हो रहे हैं। तो उसके लिए जो उसी हिसाब से पुलिस फोर्स बढ़ी है। अब कितने पहले जो है, जैसे बात करूं मैं, पटवारी होते थे। पहले पटवारी तो जो है क्या हो गया, कभी सालों में एक आधा
था, जो कोई किला किसी ने खरीद लिया, बेच दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोज की रोज सुबह से शाम तक वहाँ रजिस्ट्री लाइन जो है, वहाँ पर पहले एक क्लर्क होता था रजिस्ट्री क्लर्क का, वहाँ पर क्लर्कों की लाइन है और इतना ज्यादा काम वहाँ पर रहता है। पहले 2-4 वसीकानवीस होते थे, अब वहाँ पर जाकर के देखो कि पूरा का पूरा जो है बस्ती बसी हुई है वहाँ पर। कितने ज्यादा लोग, ये एक एक जगह की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह पर आप जो ना अपॉर्चुनिटीज, जैसे डिपार्टमेंट के अंदर इतने ज्यादा काम है, इतनी ज्यादा बातें हैं, तो बहुत ज्यादा पोस्ट बढ़ी है। पहले कितने मुकदमे होते थे तो कोर्ट में कितने जज और कितने क्लर्क, अब वो उस हिसाब से बढ़े हैं। चाहे जितने भी बढ़ाए तो वो जो बहुत लोगों में जो ये अवेयरनेस आई है, इसके चलते बहुत ज्यादा पोस्ट बढ़ी है। ये आपने अलग तरह का लॉजिक दिया और अच्छा लॉजिक दिया, सही कह रहे हो आप, क्योंकि काम बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, देश तरक्की कर रहा है। हरियाणा सरकार की बात करूंगा, हरियाणा सरकार में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो पिछले 7 साल का आंकड़ा दिया जा रहा है, वो पिछले जो है जैसे 6 साल तक जो है इनेलो की गवर्नमेंट थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है सीएम थे, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 10 साल। टोटल 16 साल में जितनी भर्तियां हुई, उससे ज्यादा भर्तियां 7 साल में कर चुके हैं। और ये तो 2 साल की पेंडेमिक आ गई, कोरोना का काल आ गया, वरना उससे ज्यादा भर्तियां होती। और अब भी जो लगातार सुन रहे हैं कि अभी जो है रिसेंट टाइम के अंदर अभी जो है जैसे दिसंबर तक कह रहे हैं कि जो है 50,000 या जो कुछ इस प्रकार का आंकड़ा दे रहे हैं कि इस प्रकार से लोगों को जो है वो जॉब देंगे, तो वो जो है 20,000 30,000 या जो भी है, तो वो एक जो है काफी अच्छा आंकड़ा है, उसको आप जो कम नहीं कह सकते। लगभग ये आंकड़ा सारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, यूपी के भी कहते हैं, राजस्थान वालों की हमारी सरकार ने ज्यादा नौकरियां पहले आप पहले समझिए ना, तो पहले जो है एक थाना होता था शहर में, अब आजकल शहर में 4 थाने हैं। पहले जो अपराध कितने कम थे, अब कितने ज्यादा, तो उस हिसाब से मैन पावर नहीं बढ़ी क्या? तो अब जो किसी भी डिपार्टमेंट की जो, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, होता है तो उसकी वजह से बढ़ती है। जी बहुत बढ़िया जी। सर, किस तरीके से आप बेसिकली ये सारा आपका प्रोसेस चलता है? आप इकलौता परिमल कुमार, वो इतने सारे सेंटर्स को कैसे संभालते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं आप? सर, हम लोगों ने 2008 में चालू किया और हम लोग ऐसे ही बैठे थे, जैसे मैं और आप बैठ करके बात कर रहे हैं। बोला, मेरे सर थे सुरेश सर, तो उन्होंने कहा परिमल ऐसी कोई लाइन ला जो कैची हो, जिससे कि एकदम से मामला बने। मैंने कहा सर लिख दो सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस। तो मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बोला सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस लिख दो सर। बोला मरवाएगा? सर मरवाएंगे कैसे? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बोला क्या? 3 से 4 घंटे क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक, जो स्टूडेंट ये काम करवाएगा नौकरी लग जाएगा। तो मैंने जो इस प्रकार से कहा, बोला तू मरवाएगा? सर एक बच्चा लगेगा, ये मेरी गारंटी। बोला ना, इसमें तो फंसूंगा मैं। मैंने सर जो हिस्सा मेरा बनेगा टोटल बिजनेस में और जितने वापस देने पड़ेंगे वो मेरे पार्ट में से देना आप। अच्छा, आप अपना पार्ट अपना रखना और मेरे में से देना, आपको क्या दिक्कत है? सही है सर। वो दिन है और आज का दिन है, 13 साल हो गए, आज तक एक भी स्टूडेंट आकर के ये नहीं कहा, एक भी स्टूडेंट ने सर आपके अनुसार मैंने तैयारी करी और मैं नहीं लगा। ऐसे बताने वाले लाखों लोग आए हैं कि सर मेरे 10 सिलेक्शन हो गए, मेरे 20 जगह सिलेक्शन हो गए, मैं ऐसा लग गया, मैं वो हो गया, प्रमोशन हो गया। ऐसे बताने वाले बहुत लोग आए हैं। इतने बिल्कुल नहीं आए कोई भी आदमी आकर के जो ये कहता हो कि आपके अनुसार बताए रास्ते पर हम पढ़े और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसे कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, जो चैरिटी होती है वो घर से शुरू करनी पड़ती है। आपके भाई का भी सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद मेरे 2 भाई थे, दोनों भाइयों का सिलेक्शन हुआ। मेरे मामा के बेटे का सिलेक्शन हुआ, उसके साले का सिलेक्शन हुआ, मेरे मामा के बेटे के जो कई दोस्त थे उनका सिलेक्शन हुआ। ये तो घर की कहानी है। एक दिन तो ऐसे ही बैठे थे, मेरी नानी जी ने बोला जो है भाई हमने तो कभी कोई सुख देखा नहीं है, ना कोई नौकरी देखी है कि हर महीने जो है सैलरी आती हो, ये वो। तब हम लोगों को ये लगता था कि सरकारी नौकरी में कुछ नहीं करना, वहां जाके बैठे और नौकरी की तनख्वाह आ गई तो फ्री बैठे भला बैठे बिठाए पैसे आते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो कुछ करते ही नहीं है। और जो जैसे जो आदमी नौकरियों में होते थे तो उनके घर वाले खाली बैठे रहते थे, जो वो गया आ रहा है तो सैलरी। तो जो इस प्रकार की चीज है, ये सोच हमारे मन में थी। बोला मारे तो फ्री के पैसे भाई कभी आए नहीं। माना नहीं, ये पढ़ते नहीं है। तब तक मैं पढ़ाता था, ये 2004 की बात है। अच्छा। 2004 में बैठ करके और फिर मैंने कहा तुम पढ़ो भाई और तुम लगते हो नौकरी। और ये 2005 में एग्जाम हुआ, उनका पेपर पास था और 2006 28 मार्च था, मेरे एक भाई का सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग हुई और हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में। और 5 अप्रैल को 2006, बस 28 मार्च से 5 अप्रैल, 1 हफ्ते का टाइम लगा लो, मेरी वाइफ का जो है सिलेक्शन हुआ परमानेंट जॉब पर। और फिर 7 अप्रैल को 2 दिन ही बाद, वो 5 अप्रैल को सैटरडे था, फिर 7 को मंडे था, तो 7 को मेरे एक दूसरे भाई का। तो 10 दिन के अंदर लगा लीजिए 3 नौकरी आई, सरकारी नौकरी। जैसे सरकारी नौकरी जो कोई आता था ना, तो जो उसको बड़ा नाम होता था, और घर में एक साथ 3 नौकरी आ जाए तो आप समझिए किस प्रकार से मामला फैला होगा। और चारों तरफ बोला जो हमें भी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें पढ़ो।
तो वहां से लोग पढ़ने लगे और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। शायद यही प्रेरणा रही ये काम करने का, शायद उसके बाद आपने उनका रिजाइन कराया और उनको ये एक प्रेरणा दी कि आप अब आपने कमा लिया, आपने एक अचीवमेंट कर लिया, अब आप दूसरे बच्चों का साथ दीजिए, उनको अचीवमेंट कराने में हेल्प करो। सर मेरे है ना बहुत सारे एग्जाम टॉप हुए, मैंने फर्स्ट रैंक लिया बहुत सारे एग्जाम्स में और तब बच्चों को मैं करवा पाया। मैम ने भी जो है ऑल टाइम हाई एग्जाम टॉप किया था, बबीता मैम इनके वाइफ का नाम है। तो वो जो है वो ऑल टाइम हाई टॉप किया। अब वो जो बीच बीच में जैसे मौका मिलता तो पढ़ा लेती। मैंने उनको कहा कि तुम जो गवर्नमेंट जॉब में जाकर के जो इन बच्चों को पढ़ाती हो तो कितना बड़ा चेंज आएगा। हर रोज 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 40 बच्चों को, यहाँ पर तुम जो है लाखों बच्चों को हर रोज पढ़ाओगी और जो पूरे देश के अंदर जो एजुकेशन का मामला बनेगा, हम लोग ज्वाइंट रूप से काम करेंगे तो कितना ज्यादा ऊपर जाएगा। तो जो है जैसे रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उसको अपने आप भी ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब की जो सिक्योरिटी है, भाई कल को काम चले ना चले, सेंटर चले ना चले, दुनिया के बंद भी होते हैं, दुनिया के अंदर वो होता भी नहीं है। तो मैंने इनको कहा फिर भी जो है इस श्योरिटी का पूरी लाइफ खराब कर देना कितनी बड़ी बात है। और हम लोगों ने बिना सोचे समझे यहाँ से जाते टाइम हम लोग जो है दिल्ली जा रहे थे और डिस्कस करते करते वहां पर जाकर के स्कूल में ऐसे जो है छुट्टी ऐसे वो लिख के दे दिया कि रिजाइन, कि जैसे लोग जो है एक दिन की छुट्टी के लिए सीएल की एप्लीकेशन देते हैं। तो वहां पर जाकर के जो ना वो जो है जो रिजाइन का दिया तो सबको मजाक सा लगा, बोला ऐसे रिजाइन होता है। वो प्रिंसिपल ने भी लेके रख लिया और बाकी स्टाफ ने भी। और जब ये गई ही नहीं ना फिर जो बोला मैंने तो रिजाइन दे दिया। और तो जब जो है और फिर अब जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो जो हमारा जो जोड़ी का नाम आता है इस प्रकार से आप उसको जो है। मैं दर्शकों को बता देता हूँ, जिस तरह से पीएमटी के एग्जाम्स के लिए या इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए आकाश का बहुत बड़ा नाम है, भारत में जाना जाता है आकाश इंस्टीट्यूट, उसी तरह से सरकारी नौकरी के लिए आईसीएस को पूरे नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर बहुत बड़ा एक नाम है। उस तरह से इसको जाना जाता है कि अगर आपने आईसीएस ज्वाइन किया, उनके हिसाब से, उनके करिकुलम के हिसाब से, उनके सिलेबस के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की तो आपकी नौकरी जो है वो ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं। चांसेस नहीं बन जाते, 100% गारंटीड लग जाती है, गारंटीड रहते हैं। मैं तो जो है आपके दर्शकों के माध्यम से और आपके माध्यम से, आप जो मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं, एक आदमी को लाओ ना ढूंढ के जो हमारे रास्ते पर पड़ गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। इसके ऊपर आप चैलेंज डालिए कि भाई मैं रह गया, उसका कमेंट और फिर उसको बुलाना जरूर। ऐसे तो रोने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कभी आए नहीं, कभी पढ़े नहीं। और जैसे एक काम बढ़िया चलता है ना, ईमानदारी से चलता है, उसका नाम खड़ा होता है, तो बाकी लोग जो है ना, जो उस प्रकार के लोग, जो परजीवी लोग जो बैठे रहते हैं, वे आपको गालियां देने के लिए आ ही जाएंगे। सही बात। कोई चीज खड़ी हो रही है तो कोई चीज खराब भी तो हो रही है। पेपर लीक होने वालों का, जो ये जुगाड़ करने वाले लोग थे, इनका सारा सिस्टम खराब हो गया तो गालियां देते फिरेंगे कि हमारा सारा काम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस प्रकार के लोग तो मिलेंगे आपको, लेकिन कोई आदमी आपके सामने आकर के नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से परिमल सर काम कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले 13 सालों में इन्होंने हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, इन्हें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो एक नामांकन है वो पद्मश्री का है। 2022 के लिए इनका पद्मश्री के लिए नामांकन हुआ है। आईसीएस जिस तरह से पिछले 13 साल से लगातार काम कर रहा है और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, जिस तरह से सर ने बताया है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुआ है, इसको देखते हुए और जिस तरह से इन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है, हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से ये यज्ञ कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो शहर और गांव के बीच का फासला है, जो छोटे शहर और मेट्रो सिटी के बीच का फासला है, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि जो हमारा यूथ है उसकी डेवलपमेंट चारों तरफ से हो सके। तो विभिन्न तरह के इनको अवार्ड्स जो है वो मिले हैं अपना राज्य स्तरीय सरकार के द्वारा, या आप कहें किसी अखबार, ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मानित इनको किया गया है। उसमें सबसे बड़ा नाम 2022 का पद्मश्री के लिए इनका नामांकन हुआ है। तो इस तरह से सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बेसिक शिक्षा जो हमारी होती है 10वीं से नीचे, अभी आप शायद काम कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के बाद का, क्या हम लोग इसको कुछ और नीचे लेवल से शुरू कर सकते हैं? सर हम लोगों ने जो ना ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे पास बहुत बच्चे आते थे सिलेक्ट होकर के और बोलते थे सर अगर आप हमें स्कूली लेवल पर मिले होते तो हमारी लाइफ आज कुछ और होती। जिस तरीके से आप पढ़ाते उस तरीके से हम लोगों को स्कूल लेवल पर कभी पढ़ाया ही नहीं गया।
तो बार बार बच्चों ने बोला, हम लोगों को जो है ये लग रहा था कि भाई जो है हम लोगों को स्कूल ओपन करना चाहिए, लेकिन जो है स्कूल ओपन करना आज के टाइम पर आप समझ रहे हैं कि जो है इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन वो जो टाइम लगा उसमें, तो उसके कारण हम लोगों को समझ में आया कि स्कूल एक लिमिट रहेगी, भाई एक गांव के, 4 गांव के, 10 गांव के, ज़्यादा से ज़्यादा एक शहर के बच्चों को पढ़ा देंगे। और जब हम ये ऑनलाइन और ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो इस टाइम पर उस प्रकार से जो एक लिमिट रहे ना, तो वापस से जो है समुद्र से निकल करके कुएं में घुसना हो गया। तो हम लोगों को जो है ना धीरे धीरे जो ऐसे ही जो है आइडिया तो क्लिक करता है किसी भी टाइम पर। तो एक दिन मेरे को आइडिया आया कि हम लोगों को इस तरीके से उसका ट्यूशंस नाम रख करके एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। कभी आईसीएस हुआ करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज, आजकल हम आईसीएस को बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट स्टडीज, और उसके अंदर हम 4th क्लास, 5th क्लास और 12th क्लास तक तो हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। और 12th क्लास तक हम बच्चों को वो करियर काउंसलिंग की सारी बातें बताएंगे, उसमें एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि 12th के बाद वे जॉब लग सकते हैं, 12th के बाद वे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, वे डिग्री कर सकते हैं, वे आगे की फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास हैं वो सारी बातें हम उनको बताया करेंगे। और जैसे आप लोग जो हमारा बहुत मदद करते हैं, बहुत बच्चों तक जो है ये इंस्पिरेशन पहुंचता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, और नहीं तो वो करना है तो उनके पास पहुंच जाइए। जैसे इस इंटरव्यू को देख करके भी बहुत सारे लोग जो है अप्रोच करेंगे हम लोगों को, और सभी लोगों को करते हैं। लोगों के पास एक जो रास्ता होता ना, रास्ता, भाई रास्ता दिखाने वाला, मेरे दादा जो है ना हमेशा बोलते थे कि करने वाले के 4 आने और करवाने वाले के 12 आने। तो जो ये बात बताते हैं और इस प्रकार से बहुत एग्जाम्पल भी वो देते थे और हम लोगों को लगता था वो रेलेवेंट। अब जो इंटरव्यू की जो है लिमिट हो रही है, वरना हम 2-4 एग्जाम्पल इसमें देता और कभी फिर हम जो है आगे हम जो उसमें जो है दे देंगे। हाँ, और आप बेस बहुत अच्छा बन जाएगा बच्चों का, अगर 5वीं से ही उनको शुरू से शिक्षा दी जाती है तो जितनी बड़ी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा महल खड़ा हो सकता है। आपने जैसे जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उस टाइम पर जो बहुत अच्छी जो स्टार्टिंग आपने दी थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने भी हैं, दिल्ली है, मुंबई है, भाई जो है कलकत्ता है, पटना है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ पर और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं। लेकिन जो गांव में रहने वाले गरीब आदमी हैं, जो छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी रेंज उतनी नहीं है उतनी फीस की, तो वे लोग कहाँ जाएं और वे क्या करें। तो उन लोगों को जो पढ़ाई का ये रास्ता, तो पढ़ाई ऐसी चीज़ है, इसके दम पर जो है वो BR अम्बेडकर जी का जो वो कोट कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और वो उन्होंने अपनी लाइफ में ही तो करके दिखाया। उनकी एक नीची जाति थी और उसके ऊपर जो उन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई के अलावा क्या था उनके पास, जो आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता, इतनी बड़ी छोटी चीज नहीं है ये चीज। हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो पढ़ाई के अलावा उनके पास क्या था, और उन लोगों ने जो पढ़ाई को जो है इतने लेवल पर अपनी लाइफ को वहां तक लेकर के गए। जो ICS की फीस है वो ऐसी है कि ग्रामीण भारत का जो मजदूर आदमी का बच्चा है वो उसको पे कर सके। सर बिना फीस के कोई जो है ना, जैसे कोई आदमी फीस के कारण जो है पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। आज तक हमने ICS से वापस नहीं भेजा है। देखो चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए हमें फीस चाहिए, वो इतनी नहीं है कि जो है कोई अफोर्ड ना कर पाए। 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ये फीस होती है साल की, महीने की नहीं, साल की। साल की। अद्भुत। तो इस फीस में जो है जैसे सारी चीजें चलती हैं, और फिर भी कोई इतना भी पे नहीं कर पाता है, तो मेरे ख्याल से ICS से आज तक कोई वापस नहीं गया होगा कि फीस नहीं है तो वापस जा भाई तू। बेहतरीन। तभी यही वजह है सर, आपको एक बहुत अच्छी छवि आपकी पूरे नॉर्थ इंडिया में है, और आपको लोग कई बच्चे ऐसे हैं जो भगवान की तरह पूजते हैं। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। आखिरी प्रश्न लेकर मैं अपने इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा। जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ऐसी बात है कि जो वो पकड़े और उस दिशा में वो कोशिश करे, तब उनकी पक्का 100% हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी? सर गवर्नमेंट जॉब नहीं। हाँ। जैसे जिसको जो बनाना है, पहला काम करना चाहिए, हर एक आदमी को पहला काम करना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए। जैसे आप लोग जो है यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो आपने पहला टारगेट बनाया कि ICS के सोनीपत के उस हेड ऑफिस में जाना है। पहले आपने टारगेट बनाया और फिर रास्ता पकड़ा। तो हर एक आदमी को पहला काम है वो रास्ता पकड़े, उस रास्ते के ऊपर फिर चले। पहले मंजिल बनानी है, भाई हमें पानीपत जाना तो पानीपत का रास्ता, रोहतक जाना तो रोहतक का रास्ता। यहाँ पर बहुत भयंकर गड़बड़ ये है, लोग पहले अपना टारगेट नहीं बनाते हैं। उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें, सरकारी नौकरी, हमारे पास तो सरकारी नौकरी लगने वाले ही आएंगे। पूछते हैं क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। तो फिर तुम BCom क्यों कर रहे हो? सरकारी नौकरी चाहिए तो तुमने MSc क्यों किया? सरकारी नौकरी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये डिग्रियां करने के लिए कॉलेजेस के चक्कर क्यों काट रहे हो? जैसे लोगों को ये पता नहीं है। दिक्कत ये है, आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है,
जॉब प्राइवेट करनी है या गवर्नमेंट करनी है, अब जो प्राइवेट करनी है तो किस तरीके से, गवर्नमेंट करनी है तो किस तरीके से, जो ये कहानी होती है ना, जो ये बातें होती है, ये बातें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और यहां पर ये गड़बड़ होती है। तो हर एक आदमी को पहला काम टारगेट बनाना है और टारगेट बना करके फिर उस रास्ते पर चलना है। अगर आप लोगों को इस प्रकार की चीजें दिक्कत दिखती है तो आईसीएस कोचिंग सेंटर में रेगुलर हम लोग लगातार इस प्रकार के करियर काउंसलिंग सेशन अरेंज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जिसको जिस प्रकार की बातें करनी हो वो हमारे पास आकर के ये जानकारी ले सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है। और मुझे एक शेर याद आता है सर की तरफ से, मैं कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना राज बताएंगे तुम्हें, और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो। नन्ही तितलियां मतलब क्या, छोटे मोटे काम आप करते हो, छोटी मोटी कामयाबी हासिल कर लेते हो। ये जो नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें। और आपने बहुत सारे लोगों को सर चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाया है, और मैं परमात्मा से ऐसी अरदास करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से लोगों की हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, शुक्रिया।